नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कहने को तो चंद्रबाबू नायडू दिल्ली के किंग मेकर हैं, उनके समर्थन से मोदी जी की सरकार चल रही है, लेकिन अंदर की खबर यह है कि आजकल मिस्टर नायडू मोदी शाह से बेहद नाराज है। अब नायडू बाबू को लगता है कि मौके पर मोदी और शाह यानी गुजरात लॉबी साथ नहीं देती, और जब टीडीपी मुश्किल में फंसी, मुसीबत में फंसी, क्राइसिस में फंसी, तो इसी गुजरात लॉबी ने पांव खींच लिए, 2 कदम पीछे हट गई। यही नहीं, नायडू बाबू मोदी जी की गोदी मीडिया से भी नाराज, बहुत नाराज हैं, तिलमिलाए हुए हैं। उनको लगता है कि भाई ये जो मोदी जी के जो नजदीकी एंकर हैं, जैसे अर्नब गोस्वामी, आंख के तारे, या फिर नविका कुमार, ये भी बहुत क्लोज हैं, ये लोग जानबूझकर टीडीपी को टारगेट कर रहे हैं। और टीडीपी के जो मंत्री हैं राम मोहन नायडू, इनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, इनको बदनाम किया जा रहा है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और ये सब कुछ मोदी और शाह के इशारे पर है। अर्नब गोस्वामी से तो चंद्रबाबू नायडू इतना नाराज हुए कि उन्होंने दिल्ली में इंस्ट्रक्शंस दिए कि कोई भी टीडीपी का प्रवक्ता इस चैनल पर नहीं जाएगा। अब सोचिए, मोदी जी की गोदी मीडिया और मोदी जी के साथी नायडू बाबू गोदी मीडिया का बॉयकॉट कर रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं, टीवी पर, स्क्रीन पर, ऑन एयर। TDP, which has announced officially that it is banning the Republic Media Network. अब दोस्तों, कई मौकों पर नायडू बाबू मोदी से नाराज हो चुके हैं। एक बार तो मोदी जी को उन्होंने छोड़ ही दिया था। अब जैसे वक्फ बिल आया था, अब ये जब कानून आया तो नायडू बाबू नाराज हुए, क्योंकि आंध्र प्रदेश में उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर आंच आ रही थी। तब किसी तरह से कंप्रोमाइज हो गया, लेकिन इस बार नाराजगी कुछ ज्यादा ही। अब इस नाराजगी का मतलब क्या है? अगर किंग मेकर नाराज है तो मतलब क्या, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये तो जान लें कि नाराज हैं क्यों, किस बात पर नाराज है। एक्चुअली जब पिछले साल यानी जब मोदी जी की सरकार बनी तीसरी बार नायडू और नीतीश के समर्थन से, तो मोदी जी ने नायडू की चॉइस पर उन्हें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री अलॉट कर दी, यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय उनको सौंप दिया। और नायडू बाबू ने अपने सबसे खास, आंख के तारे आप कहिए, आप कह सकते हैं कि अपने बेटे के बाद जो सबसे प्रिय हैं उनको, वो ये शख्स हैं, राम मोहन नायडू। ये एक तरह से भतीजे हैं। दरअसल नायडू बाबू के पुराने दोस्त येरा नायडू के ये बेटे हैं। येरा नायडू की मौत के बाद नायडू ने ही इनका एक तरह से आप कह सकते हैं लालन पालन किया, इनको आगे बढ़ाया। अब ये जो हैं राम मोहन नायडू, जो आंख के तारे हैं, ये एक तरह से बेटे हैं, भतीजे के समान हैं। यही सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। जी हाँ, अब दोस्तों कहानी तो आप धीरे धीरे समझ ही रहे होंगे। सिविल एविएशन मिनिस्टर, अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में जो इंडिगो क्राइसिस हुई है, जिसमें आपने देखा कि देश के सारे हवाई अड्डों पर लाखों लाख यात्री फंस गए, उनके टिकट के पैसे फंस गए, तमाम फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी, हजारों की संख्या में जूते चप्पल चलने लगे हवाई अड्डे पर। मोदी जी तो खैर पुतिन की अगवानी में जो है पूरी तरह से तल्लीन थे। उस वक्त सारी की सारी मीडिया, गोदी मीडिया टारगेट करने लगी राम मोहन नायडू को। और यही नहीं, सारे इल्जाम बजाय मोदी सरकार पे राम मोहन नायडू, जो सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर हैं मोदी सरकार में, उनके ऊपर मर दिए। यानी सारा जो ठीकरा था, पॉलिसीज मोदी की, फैसले मोदी के, लेकिन ठीकरा फोड़ा जाने लगा राम मोहन नायडू का। और कई मोदी के करीबी एंकर उनसे इस्तीफा मांगने लगे, ग्रिल करने लगे। और जब सारे लोग पीछे पड़ गए तो मोदी और शाह बचाव में नहीं आए राम मोहन नायडू को। इन्होंने राम मोहन नायडू को अपने हाल पर अकेला छोड़ दिया कि तुम जानो और तुम्हारा हवाई अड्डा मंत्रालय जाने। ये नौबत थी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपना दामन बचाने लगे मोदी और शाह, क्योंकि हाहाकार वाकई बहुत ज्यादा था एयरपोर्ट पर। अब दोस्तों, एक दो कारण नहीं है, कई कारण जिसकी वजह से चंद्रबाबू नायडू जो है मोदी और शाह से यानी गुजरात लॉबी से नाराज हो गए। मैंने आज आंध्र प्रदेश में कई पत्रकारों से बात करी, एक्सपर्ट से बात करी, जो नायडू के करीबी लोग हैं उनसे बातचीत करी, और जो एक्सपर्ट हैं उनसे आप आगे खुलासा सुनेंगे भी। लेकिन जो 3-4 प्रमुख कारण थे, बड़े वाजिब कारण हैं नायडू के नाराज होने के। अब कारण नंबर 1, चंद्रबाबू नायडू को लगता था कि भाई उनका जो एक तरह से भतीजा कह लीजिए या दूसरा बेटा कह लीजिए, ये राम मोहन नायडू, ये सबसे यंग, सबसे युवा मंत्री हैं।
और इतनी बड़ी अगर क्राइसिस आई, पहली बार वो यूनियन मिनिस्टर है, तो कम से कम मोदी शाह को सपोर्ट करना चाहिए था। और वैसे भी जो कैबिनेट होती है उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रधानमंत्री लीड करते हैं। अगर प्रधानमंत्री रेल दुर्घटना में अपने मंत्री की मदद के लिए उड़ीसा पहुंच सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, अमित शाह को कई मौकों पर बचा सकते हैं, तो मोदी जी राम मोहन नायडू को बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आए? सारे इल्जाम बजाय मोदी सरकार पे चुन चुन कर राम मोहन नायडू पर क्यों मढ़े गए? एक तो ये तकलीफ थी मिस्टर नायडू की। अब नायडू बाबू ऑन रिकॉर्ड तो नहीं आए, कैमरे पर तो नहीं आए, अपनी शिकायत उन्होंने सार्वजनिक तौर पे दर्ज तो नहीं करी, लेकिन उनका ये भी मानना है, जो जानकार कहते हैं, कि भाई जब भी ये सरकार क्राइसिस में आती है, कोई रेल दुर्घटना हो जाती है या फिर दिल्ली में धमाका हो जाता है, तो अमित शाह हो या अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हो या जो बाकी मंत्री हो, उस पर कोई उंगली नहीं उठाता, उस पर गोदी मीडिया चुप रहती है। हमारे जैसे यूट्यूबर तो आवाज उठाते हैं, सोशल मीडिया पे तो आवाज उठाई जाती है, लेकिन गोदी मीडिया, गोदी अखबार, वो कुछ नहीं बोलते, कोई सवाल नहीं उठाते। लेकिन जब टीडीपी की बात आती है तो फिर इस्तीफा क्यों मांगा जाता है, टारगेट क्यों किया जाता है राम मोहन को, फिर मोदी सरकार को छोड़कर सारा अटैक टीडीपी पे क्यों होता है? यानी नायडू बाबू को लगता है कि किसी के इशारे पर गोदी मीडिया ये काम कर रही थी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, नायडू बाबू को लगता है कि जब ये मंत्रालय उनकी पार्टी के पास है, वो पार्टी के सुप्रीमो है, ये मंत्रालय एक तरह से वही चला रहे हैं। राम मोहन नायडू तो एक इनके बेटे समान है, आप कह सकते हैं दूत है उनका। तो जब अगर नायडू बाबू ही सारे पॉलिसीज तय कर रहे हो, तो जब नायडू बाबू ही मंत्रालय चला रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी हो, तो कम से कम मोदी या शाह को उनसे बात करनी चाहिए थी, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, मिलजुल कर इस क्राइसिस को हल करना चाहिए था, अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था क्राइसिस के समय पे। ये भी कहीं ना कहीं शिकायत है नायडू साहब को। और अगर इस क्राइसिस को, इंडिगो की क्राइसिस को अलग कर दें, तो एक और शिकायत है। वो शिकायत ये है कि आंध्र प्रदेश में जो नायडू बाबू के सबसे बड़े दुश्मन है, राजनीतिक दुश्मन, वो ये साहब हैं जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी ने ही कई फर्जी केस, जो नायडू बाबू का कहना है, उनके खिलाफ कर दिए थे। जगन मोहन रेड्डी ने ही नायडू बाबू को जेल भेज दिया था। और आजकल मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो जगन मोहन रेड्डी के करीब होते चले जा रहे हैं। यानी नायडू बाबू के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन, राइवल से मोदी जी की नज़दीकियां बढ़ रही हैं, और नायडू बाबू को ये पसंद नहीं आ रहा है। और दोस्तों एक अजीब स्थिति देखिए, हालांकि मैं 2 और 2 4 या 2 और 2 5 नहीं कर रहा हूँ, हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन एक और सिचुएशन देखिए कि एक तरफ नायडू बाबू जो किंग मेकर हैं, उनकी नाराज़गी मोदी से बढ़ रही है, और अब इसे इत्तेफाक कहिए, समय का फेर कहिए, कि ऐसी ही दूरियां नीतीश कुमार से बढ़ रही हैं, गुजरात लॉबी की। तो मोदी से नायडू नाराज हैं, और नीतीश कुमार जो हैं वो आजकल अमित शाह से नाराज हैं। दोनों के बीच बातचीत ना के बराबर है, नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में। और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट भी हो रहा है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया, आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं मेरी टाइमलाइन पर जाके, और डिटेल में अगर जाना चाहें। लेकिन सवाल इस बात का है कि दोनों किंग मेकर हैं, और कहीं ना कहीं संयोग कह लीजिए, जो कह लीजिए, नाराज चल रहे हैं गुजरात लॉबी से। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या एनडीए में गुजरात लॉबी के खिलाफ नाराज़गी बढ़ रही है, और या यूं कहें कि मोदी शाह को कोई परवाह नहीं है अब किसी नायडू की, नीतीश की, क्योंकि जब से उन्होंने हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, दिल्ली जीता, बिहार जीता, अब बंगाल जीतने की तैयारी है। ये जो जीत की, जो आप कह सकते हैं हैट्रिक पे हैट्रिक हो रही है या हो सकती है, क्या उसके बाद गुजरात लॉबी ओवर कॉन्फिडेंस में है? ओवर कॉन्फिडेंस में, परवाह नहीं है, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार नाराज होते हैं तो पार्टी तोड़ देंगे, जिस तरह से शिवसेना तोड़ दी। और इसी तरह से नायडू बाबू को भी सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स मुकदमे चल रहे हैं, जमानत पर है नायडू बाबू, क्या उनको हम कहीं जाने नहीं देंगे? ये वजह, और इस वजह से दिल ही दिल में नाराजगी है नायडू और नीतीश की, या फिर ये दोनों खिलाड़ी मौके की तलाश में, मौके की तलाश में। बड़ी खबर है, और मुझे लगा कि अगर नायडू बाबू को समझना है तो हमें दक्षिण भारत चलना ही पड़ेगा, हमें आंध्र प्रदेश जाना ही पड़ेगा, वहाँ के किसी एक्सपर्ट से अंदर की बात पूछनी ही पड़ेगी। आज मैंने राजशेखर राव साहब को निमंत्रण दिया है, और राव साहब के साथ जो सबसे बड़ी खूबी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट तो वो हैं, रग रग से वाकिफ़ तो हैं, वो हिंदी बोल लेते हैं,
तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको सुनने में आपको भी अच्छा लगेगा, सारी बातें वो समझाने की कोशिश करेंगे। राजशेखर राव साहब को भी सुनिए और साथ में उमाकांत जी भी होंगे। राव साहब, ये बताइए भाई, आप तो आंध्र प्रदेश में हैं इस वक्त, और आपका जो घर है पुश्तैनी घर, वो नायडू बाबू के घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि भाई नायडू बाबू क्यों नाराज हैं? वो तो लोग कहते हैं किंग मेकर है, उनकी बैसाखियों पे तो सरकार चल रही है, तो नायडू बाबू क्यों नाराज हो गए? अरे भाई, राम मोहन नायडू से अगर अर्नब गोस्वामी ने, नविका कुमार ने इस्तीफा मांग लिया, तो इसमें नाराजगी की क्या बात है भाई? वाई नायडू इज एंग्री? सर, नायडू इज एंग्री क्योंकि मोदी और जगन मोहन रेड्डी के बीच में नजदीकियां बढ़ रही है। ओके, ठीक है। और इस मामले में दो मुद्दे उठा रहे हैं लोकल तेलुगु देशम लीडर्स। जब भी रेल दुर्घटना होती है, कोई रेल मंत्री को नहीं पूछता है। एनएचए में कितने सारी दुर्घटनाएं होती है, रोड के रोड बह जा रहे हैं, ब्रिज कोलैप्स होते हैं, 1-1.5 महीने में नए नए ब्रिज कोलैप्स हो जाते हैं। तो उसके बारे में कोई किसी मंत्री को नहीं पूछते। क्या इसलिए नहीं पूछते क्योंकि वो आपके बीजेपी के मंत्री है, तो कोई जवाबदारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है? क्या अर्नब और नाविका कुमार नितिन गडकरी को ये सवाल कर सकते हैं या अश्विनी वैष्णव को ये सवाल कर सकते हैं? ये बातें चल रही है। दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू ने पीवी मिथुन रेड्डी करके एक मंत्री को लिकर स्कैम में अरेस्ट किया था। उनका छूटने के बाद में उनको यूनाइटेड नेशन डेलीगेशन में इंक्लूड किया भारतीय जनता पार्टी ने, और तेलुगु देशम का कोई सांसद नहीं है उस डेलीगेशन में। तब से अनबन सी चल रही है, बीच में कुछ भीतर ही भीतर कुछ पक रहा है। वो कब उस विस्फोट होगा हम कुछ नहीं कह सकते। एक चीज आपने और कही, एक चीज आपने और बड़ी बात कह दी। आप कह रहे हैं कि नायडू बाबू के आंध्र प्रदेश में जानी दुश्मन, राजनीतिक प्रतिद्वंदी जगन मोहन रेड्डी, एक्स चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश, जिनसे उनका 36 का आंकड़ा है, आप कह रहे हैं कि नायडू के दुश्मन रेड्डी को मोदी जी दाना डाल रहे हैं? नहीं सर, दाना क्या सर, उनका मतलब 16 सांसद उनके, 2 पवन कल्याण के 18 सांसद होने के बावजूद उन्होंने यूनाइटेड नेशन डेलीगेशन में पीवी मिथुन रेड्डी को, जगन मोहन रेड्डी के सांसद है, केवल 4 सांसद है, उनके आदमी को भेजा। और भेजा तो भेजा, तेलुगु देशम या जनसेना का कोई भी सांसद ने उस टीम में नहीं है। 20-25 लोग गए। ओके ओके ओके। तो भीतर ही भीतर काफी अनबन सी चल रही है। क्या आपको लगता है कि अगर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या अगर अमित शाह फोन कर देते नायडू बाबू को, या मोदी जी फोन कर देते कि भाई ये जो आपका राम मोहन नायडू है, एक तरह से भतीजा ही कहूंगा मैं, उनके दोस्त का बेटा है वो नायडू बाबू के, कि भाई आपका ये जो भतीजा है, इसकी हम जो है परवाह कर रहे हैं, इसको हम बचाएंगे, या थोड़ी मदद करते, या नायडू बाबू से कुछ पूछते, तो क्या बात बनती? नायडू बाबू को लगा कि भाई जब उनका आदमी जो है मुश्किल में फंसा है, तो मोदी और अमित शाह उनको भूल गए। नहीं सर, हेडलाइंस कौन तय करता है सर? हमें सब पता है कि कौन से चैनल पे कौन सी हेडलाइन चलनी है, क्या खबर चलाना है, क्या डिबेट करना है, किसको टारगेट करना है, ये पूरा पीओ में से तय होता है, सभी को मालूम है। चंद्रबाबू नायडू ये जान गए कि मोदी और अमित शाह के इशारे से पूरा हो रहा है, मेरे पार्टी को टारगेट किया जा रहा है और मेरे पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। हिरण नायडू जो राममोहन नायडू के पिता है, चंद्रबाबू नायडू के काफी करीबी आदमी हैं, मतलब घर के आदमी जैसा है। उतनी ही नजदीकियां लोकेश और राममोहन नायडू के बीच में है। ओके ओके ओके। सो जिस तरह चंद्रबाबू नायडू और हिरण नायडू दोनों साथ साथ रहा करते थे, उसी तरह राममोहन नायडू और लोकेश दोनों साथ साथ रहते हैं। तो उनको मान लीजिए, राममोहन नायडू को टारगेट करने का मतलब है इनडायरेक्टली मेरे बेटे को या मेरे भतीजे को टारगेट करना, मतलब मेरे घर पे हाथ डाला, इसकी नाराजगी चंद्रबाबू नायडू को बहुत है। ठीक 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 ठीक, समझ गया। ये एक बड़ी बात कह रहे हैं राव साहब, कह रहे हैं कि जो राम मोहन नायडू जो सिविल एविएशन मंत्री हैं, जो इंडिगो की क्राइसिस थी, जो इन पर, इनके सर पर जो इल्जाम आया, राम मोहन नायडू, नायडू बाबू, चंद्र बाबू नायडू के बेटे लोकेश के भी बहुत अच्छे मित्र हैं, घर के संबंध हैं, और ऐसे में मोदी और शाह ने कहीं ना कहीं अपना दामन छुड़ाया और अपने हाल पर छोड़ दिया राम मोहन नायडू को। ये एक कहीं ना कहीं दर्द है।
तो सवाल है जी लखेड़ा साहब कि जी नायडू बाबू की नाराजगी, अब सोच लीजिए जो जी किंग मेकर हैं, कुछ लोग कहते हैं सरकारी दामाद हैं चंद्रबाबू नायडू, सरकार जी इनके जी इशारे पे किंग मेकर है। और अगर किंग मेकर नाराज हो रहा है, उसको लग रहा है कि भाई कम से कम मोदी को, अमित शाह को, उनका ये जो भतीजा समान मंत्री है भाई उसको रेस्क्यू करना चाहिए था, उसकी मदद करनी चाहिए थी। इन दोनों ने तो, गुजरात लॉबी ने तो पल्ला झाड़ लिया। क्या आपको लगता है कि नायडू बाबू कहीं ना कहीं काफी समय से नाराज हैं मोदी जी से? चाहे वो वक्फ का मामला हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का मामला हो, एसआईआर का मामला हो, और बहुत से ऐसे मामले, क्या वो अंदर ही अंदर नाराज चल रहे हैं? और क्या ये जो नाराजगी है, ये कहीं भारी भी पड़ सकती है मोदी पे? देखिए, नाराज क्या, मैं तो ये बता रहा हूं कि उबाल है, नाराजगी का उबाल है भीतर ही भीतर, लेकिन ये पब्लिक में तो प्रकट नहीं हो रहा है। पब्लिक में जो एंगर जो बताया नायडू ने, जो मंत्री है सिविल एविएशन के, उन्होंने जो बताया इंटरव्यू में, गोदी मीडिया के ने घेरा उनको, उन्होंने पब्लिक भी बोला, जहां जहां उनको घेरा उन्होंने पब्लिकली ये बात बोली कि भाई ये तो मोनोपोली की वजह से हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि चंद्रबाबू नायडू की राय के बाद ही तो उन्होंने ये बोला। ये बोलने के ओके। पहले, चूंकि वो हर चीज पर मीडिया को जो बोलना है, जो ब्रीफिंग देनी है, वो नायडू से वो दिन में 6 बार बात करते हैं कि साहब ये हो गया, ये हो गया, तो नायडू ने बोला होगा तुम ये लाइन लो, तो उन लाइन का मतलब उन्होंने अपना बचाव किया। और मजेदार बात यह है कि कोई भी रेस्क्यू, सबसे बड़ा बात तो यह है कि कोई मोदी सरकार की, ना तो भारतीय जनता पार्टी उनके रेस्क्यू में आई कि साहब इनका दोष नहीं है, हमारी पॉलिसी का दोष है। वही सवाल यह है कि आप, अगर आप दोषी है, मोदी सरकार की मोनोपोली पॉलिटिक्स दोषी है, तो आप ओन करो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी को। इतना तो आप में जज्बा होना चाहिए कि साहब हमसे गलती हुई है, हमारा फॉल्ट है, ये पॉलिसी मोनोपोली हमने खड़ी की, हमने बनाई, और इसकी वजह से खामियाजा देश के इतने लाखों की तादाद में जो फ्लायर है, जो उड़ते हैं, जहाज में जा रहे एक सिटी से दूसरे सिटी में, उनको भुगतना पड़ा, तो हम देश से माफी मांगते हैं। तो इसमें फिर जो बलि का बकरा मंत्री को बनाने की जो कोशिश हो रही है, उससे तो जी। चंद्रबाबू नायडू की पूरी पार्टी नाराज है, पूरे एमपी नाराज है। पब्लिक में इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू को फंड मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, उनकी मजबूरी है। पब्लिक में बोलेंगे तो देखिए जी माहौल इस तरह का है कि उनको जी, आ टारगेट रहा हूँ करने की मैं आ रहा हूँ। कोशिश करेंगे। फाइलें तो उनकी ऑलरेडी बनी हुई है। जी जी जी, मैं आ रहा हूँ। राव साहब, ठीक है, नायडू बाबू मैं देख रहा हूँ कई बातों में मोदी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वैसे आइडियोलॉजिकली वो मोदी के साथ नहीं खड़े हैं। वक्फ मामले में देखा कि नायडू नाराज थे, और शुरुआती समय में उन्होंने विरोध भी किया क्योंकि उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है आंध्र प्रदेश में, वो प्रभावित हो रहा था। लेकिन बाद में सरेंडर कर गए नायडू बाबू। क्या नायडू बाबू पर जो केसेस हैं, हालांकि एक आध केसेस में उनको ईडी ने मदद करी है, क्या अभी भी नायडू बाबू पे केसेस हैं? और वो जो मुकदमे हैं उसकी वजह से नायडू बाबू कहीं दब रहे हैं, अंदर ही अंदर चुप है वो? सर, मैं आज की एक खबर खुलासा कर देता हूं कि अमरावती की जो करप्शन है उसके बारे में जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में करीब करीब सैकड़ों चिट्ठियां गए हैं। उसका आज एक्नॉलेजमेंट मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा कि आपका जो है हम कंप्लेंट रिसीव करते हैं। आज ही हुआ है, 10 तारीख को, 10 दिसंबर को। अमरावती में जो भी इलीगल घोटाला किया है इन्होंने, उसकी जांच करने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। और पूर्व मंत्री है साके शैलजानाथ करके, उनके नाम से चिट्ठी गई थी सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने उस चिट्ठी को संज्ञान में ले लिया। अब अगर सीबीआई को यह कहा गया कि आप इसकी जांच करें, तो चंद्रबाबू नायडू जी का गिरबान मोदी के हाथ में होगा। ऐसे काफी चीजें हैं चंद्रबाबू नायडू के, जहां वो चुप जिसकी हो जाते हैं मजबूरी कम। में उन्होंने चुप रहना मतलब जितनी भी शर्मिंदगी हो या जितनी भी नजरअंदाज किया गया हो, उसकी पूरा बर्दाश्त कर रहे चंद्रबाबू नायडू। ओके मौके की ओके। तलाश में है। जब भी मौका मिला ऐसे झपटेंगे, जख्मी शेर की तरह झपटेंगे चंद्रबाबू नायडू। अच्छा, मतलब आप कह रहे अगर हैं कि अगर नीतीश अगर बाबू इशारा कर दें तो खेला हो जाएगा। राव साहब ने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा देखिए कंप्रोमाइज है, समझौता है, समझौते की राजनीति नायडू बाबू कर रहे हैं। उनको पता है कि मोदी और अमित शाह उनके खास नहीं, इसीलिए मोदी और शाह को उन्होंने छोड़ दिया था। मजबूरी में आए क्योंकि उनके ऊपर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स
इस तरह के केसेस थे और अभी भी कुछ केसेस हैं जिसकी वजह से वो कंप्रोमाइज कर जाते हैं, लेकिन अगर मौका मिला, कहीं मौका मिला, तो वो फिर कह रहे हैं घायल शेर की तरह झपट्टा लगा देंगे सरकार पर। यानी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अगर उनके साथ आ जाएं तो बात बन सकती। भाई लखेड़ा साहब, आप तो लोकसभा के और संसद की रिपोर्टिंग के आप तो भाई महारथी हैं। मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार वो भी नाराज चल रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि अमित शाह बार बार एग्जिट प्लान मांग रहे हैं नीतीश कुमार का, कि आपका एग्जिट प्लान क्या है, क्योंकि अमित शाह जल्दबाजी में अपना मुख्यमंत्री वहां बनाना चाहते हैं। उधर नीतीश कुमार जो हैं वो अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, वो कुछ और विधायक तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल करके नंबर 1 पार्टी बनना चाह रहे हैं। तो ये खटपट तो चल रही है। लेकिन मान लीजिए एक सवाल मैं पूछ रहा हूं कि अगर नीतीश कुमार को मिस्टर मोदी या अमित शाह 4 महीने बाद, 5 महीने बाद कुर्सी से हटाते हैं और विपक्ष एकजुट हो जाता है, कोई नया समीकरण बन जाता है और नीतीश कुमार इस सरकार के मुखालिफ हो जाते हैं, तो क्या नायडू बाबू फिर, जैसा ये कह रहे हैं ना, मौके का इंतजार है, अगर मौका आया तो क्या नायडू नीतीश के साथ जा सकते हैं और जो पूरी अपोजिशन इंडिया अलायंस है, शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी, ये सब स्वागत कर सकते हैं? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए दीपक जी, मैं बहुत क्लियर कट बात बता रहा हूं। नीतीश कुमार एक राइट अपॉर्चुनिटी की इंतजार में है। अभी तो जुमा जुमा तो सरकार बनी है और जी। जैसे ही मौका लगेगा, देखिए रिलेशन उनके भारतीय जनता पार्टी से ऑलरेडी बहुत खराब हो चुके हैं। वो संबंध जो है अब सुधरने वाले हैं नहीं। नीतीश कुमार और अमित शाह पूरब और पश्चिम की तरफ देख रहे हैं। वो इधर देख रहे हैं, वो दूसरी तरफ देख रहे हैं। तो इसलिए ये पूरी तरह सरकार मजबूरी में बनी हुई है और राइट अपॉर्चुनिटी, उचित मौके की तलाश में नीतीश कुमार हैं। जिस दिन उनको मौका लगेगा, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। संख्या बढ़ने के बाद वो इनको, जिसको कहते हैं छठी का दूध पिला सकते हैं, इतना मैं कह सकता हूं। और लेकिन वो नायडू बाबू हड़बड़ी में तब क्या कोई काम करेंगे? नहीं करेंगे। देखिए देखिए, सौदा जो होगा ना, सौदा दीपक जी केवल बिहार में नहीं होना है। जो पूरा तंबू उखड़ेगा तो तंबू दिल्ली का भी उखड़ेगा और दिल्ली ओके। का तंबू अकेले नीतीश, जब तक नायडू और नीतीश नहीं मिलेंगे उखड़ नहीं सकता तंबू। इसलिए इनको साथ आना पड़ेगा, न केवल चंद्रबाबू नायडू को आना पड़ेगा, अच्छा, पवन कल्याण चलिए को भी आना ठीक है। पड़ेगा। एक जी, लास्ट सवाल पूछ लें राव साहब, आप तो भाई सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं, नायडू बाबू पे रिसर्च है, वाकई आप एक्सपर्ट हैं साउथ इंडिया पॉलिटिक्स। ये बताइए, क्या नायडू और नीतीश में ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग है? नहीं, मतलब जब तक उनको ठोस संख्या, मतलब इसके अलावा भी 10-12 लोग चाहिए। वो ओके। जिम्मा अगर कोई इंडिया गठबंधन का अखिलेश यादव या ममता दीदी या स्टालिन, वो उसका जिम्मेदारी ले ले कि हम 10-12 लोग और जुटा लेंगे, तो लेकिन उनको कॉन्फिडेंस दिलाना होगा कि ये जाएंगे ही नहीं। आएंगे, तो जब डिसीजन लेने में कोई हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन अगर आगे कदम बढ़ने के बाद में अगर नीतीश बाबू पीछे हट जाते हैं तो चंद्रबाबू नायडू का नुकसान होगा। अगर नीतीश ओके। बाबू का कदम ठीक। बढ़ाएंगे, चंद्रबाबू नायडू पीछे हट जाएंगे तो उनका ठीक है नुकसान होगा। भाई, ऐसा है कि जो आदमी जमानत पे हो, जमानत जो है, जिसकी जमानत पर कोई अगर मुख्यमंत्री है तो उसकी गति वही आदमी जान सकता है जो वाकई वो भी जमानत पर हो। बहरहाल हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और नायडू बाबू के अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन नायडू बाबू जैसा कि राव साहब कह रहे हैं, उनको एक विश्वास चाहिए, चाहे राहुल गांधी हो या फिर ममता बनर्जी, कोई सीनियर लीडर उनको भरोसे मिले, कॉन्फिडेंस मिले और ये कहे कि हाँ भाई, नीतीश कुमार भी जा रहे हैं, आप भी आइए और हमारे पास कम से कम 10-12 एमपी और ज्यादा हैं, सरकार बनेगी, नई नया समीकरण बनेगा। इस तरह का अगर भरोसा है उनको कि वाकई मोदी की सरकार गिर सकती है, तब नायडू बाबू हर हाल में जो है वो इंडिया अलायंस में आ सकते हैं। लेकिन अगर जरा सा भी उनको थोड़ी सी शंका रही कि सरकार नहीं गिर पाएगी, पर्याप्त हमारे पास बहुमत नहीं है, तो नायडू रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि उन पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इस तरह की तलवारें सर पर लटक रही हैं। ये उनकी दिक्कत है। नाराज बहुत हैं नायडू नरेंद्र मोदी से। रगड़ा साहब भाई, आप आए इस प्रोग्राम में, राव साहब आप आए इस प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया, नई रोशनी आपने डाली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।